हेलो एवरीवन, निम्बस करियर टीचिंग के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम देखिए DSSB के जो 2025 का पेपर है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो पार्ट 1 हमने डिस्कस कर लिया था। होप करता हूँ पार्ट 1 आपको यहाँ पे पसंद आया होगा। अब यहाँ पे पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, देखेंगे कैसे क्वेश्चन वहां से पूछे गए थे। ठीक है, और पेपर मैंने पहले बोल दिया यहाँ पे इतना हार्ड नहीं आया था एज कम्पेयर टू अगर मैं सेंटर से कंपेयर करता हूँ और बाकी यहाँ पे स्टेट एग्जाम से कंपेयर करता हूँ। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे अच्छे तरीके से तैयारी करते हो, अगर आपका बेसिक क्लियर है, आपको फॉर्मूलाज की नॉलेज है, आपको बेसिक फॉर्मूलाज आते हैं, तो आप यहाँ पे इस पेपर को अच्छे से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो आज हमारी ये क्लास नंबर 2 होने वाली है जिसमें हम यहाँ पे फर्दर कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे उनको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपसे जो मैंने लास्ट टाइम पूछा था, जो आपका होमवर्क क्वेश्चन था, बोला क्या गया था कि दो सेल्स हैं जिनकी ईएमएफ यहाँ पे कितनी है, 2 वोल्ट और यहाँ पे 6 वोल्ट है। इंटरनल रेजिस्टेंस उनका यहाँ पे 2 ओम है और 4 ओम है। उनको फिर से कनेक्ट कहाँ पे किया गया, पैरेलल में कनेक्ट किया गया। तो देखो रिपीटेड क्वेश्चन आपको एक ही फॉर्मूला के ऊपर बार बार पूछे गए हैं। तो आपसे बोला गया था व्हाट इज द इक्विवेलेंट ईएमएफ, है ना, ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। तो यहाँ फिर से आपसे इक्विवेलेंट ईएमएफ पूछा गया था। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है इसका फॉर्मूला क्या होता है, E1, साथ साथ में बोलो, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इक्विवेलेंट ईएमएफ, है ना। तो हमने ईएमएफ बोला क्या था, मैंने क्या बोला था कि ईएमएफ क्या होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल। जब आपका सर्किट कैसा हो, जब सर्किट यहाँ पे आपका ओपन हो, जब सर्किट काम ना कर रहा हो, तो वहां पे जो सर्किट यहाँ पे वोल्टेज शो करेगा उसको क्या बोलते हैं, सर्किट की ईएमएफ बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो आपका E1 अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ 2 है ना, और R2 आपका ये सेकंड वाली टर्म आ जाएगी 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे E2 कितना 6 है और यहाँ पे आपका R1 2 है। तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा R1 प्लस R2, 2 प्लस 4 6। तो यहाँ पे 6 2 4 जा 8, 6 2 जा 12 और यहाँ आ जाएगा 6। तो यहाँ बन जाएगा आपका 20/6, जिसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 10/3 और ये आपका यहाँ पे 3.3333। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जो आपका ये पर्टिकुलर दिया गया था। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको आइडिया लगे कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। और देखो यहाँ पे कट ऑफ काफी हाई जाएगी। एक और चीज आपको बता देता हूँ, वैकेंसीज आपकी 18 ही है। तो 18 वैकेंसीज के लिए अब आपको जो हार्ड वर्क है, ठीक है, साथ में आपको एक स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। दोनों चीजें आपको यहाँ पे साथ में लेके आनी पड़ेगी। मतलब कि आपको यहाँ पे दो चीजों को साथ में लेके चलना है। एक तो यहाँ पे आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक आपको यहाँ पे थ्योरेटिकल चीजें पता होनी चाहिए, और आपको क्वेश्चन को जल्दी से कैसे सॉल्व करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से मैक्सिमम आ रहे हैं, आपने उन टॉपिक्स को ज्यादा अच्छे से यहाँ पे टैकल आउट करना है। ठीक है, जैसे अभी हमने ईएमएफ देखा, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि पिछली बार जो क्वेश्चन है वो आपसे किस पे ज्यादा पूछे गए हैं ना, तो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काफी क्वेश्चन आए हैं, आपके सर्किट्स पे क्वेश्चन काफी आए हैं। तो उन टॉपिक्स को आपने अच्छे से पढ़ लेना है ना, घोट के पी लेना उन टॉपिक्स को, कि वहां से मेरा एक भी क्वेश्चन गलत ना हो और मैं यहाँ पे अपनी जॉब को यहाँ पे अच्छे से सिक्योर कर सकूं। और अच्छा मौका है यहाँ पे जॉब सिक्योर करने का, और पीजीटी लगोगे यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है, पीजीटी की जॉब मिलेगी। और सिलेबस यहाँ पे बिल्कुल +1 +2 का है, उसके बाद आपको जाना कहीं नहीं है ना, उसको अच्छे से करना है, बस उसी के अंदर आपने सीमित रहना है और उसी को अच्छे से करना है, आपकी तैयारी यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पे पेपर को क्लियर कर लोगे। तो इसलिए 18 वैकेंसीज को ऐसा लेना कि मेरे को यहाँ पे एक वैकेंसी अपने नाम करनी है और वो वैकेंसी मेरी होनी चाहिए। तो जैसे आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि माइक्रोवेव्स आर ऑब्जर्व्ड मोस्ट इफेक्टिवली बाय, देखा ना आपने, घर में क्या होता है, माइक्रोवेव ओवन होता है। तो माइक्रोवेव ओवन में आपने देखा होगा, आप स्टील की कटोरी डालते हो, ठीक है, क्या वो यहाँ पे स्टील तो वैसे डालते नहीं, कांच डालते हो ना, कई जगह भी आपका यहाँ पे कांच डालते ज्यादा। तो कांच आपका यहाँ पे क्या होता है, वो तो गर्म नहीं होता, लेकिन अंदर का जो यहाँ पे कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जो भी अभी सब्जी होती है, जो भी आपका यहाँ पे स्वीट डिश रखी है आपने, वो गर्म हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इसमें यहाँ पे क्या होता है, मोस्ट इफेक्टिवली यहाँ पे जो माइक्रोवेव्स है वो किन की तरह ऑब्जॉर्व की जाती है, कौन इसको अवशोषित करता है, वाटर मॉलिक्यूल, मेटल शीट, ड्राई एयर, या फिर यहाँ पे आपका ग्लास प्लेट। तो यहाँ पे देखो वाटर मॉलिक्यूल्स ही, वहां पे वाइब्रेशंस देखने को मिलती है वाटर मॉलिक्यूल्स में, जिसकी वजह से वहां पे वो एकदम से क्या हो जाते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट होकर हीट अप हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि ऑप्शन नंबर ए, वाटर मॉलिक्यूल्स में आपको वाइब्रेशंस देखने को मिल जाती है। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन बोला गया था विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज द वॉटलेस, ठीक है, करंट इन एन एसी सर्किट इज ग्रेटेस्ट। अब देखो पहले तो आपको यहाँ पे वॉटलेस, अब वॉट क्या होता है, पावर, पावरलेस बोल सकते हैं इसको मैं यहाँ पे ना, कि मतलब यहाँ पे वॉटलेस अगर मैं यहाँ पे करंट की बात करता हूँ किसमें, यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग सर्किट में।
तो वोल्टलेस करंट से आप यहाँ पे क्या समझते हो? वोल्टलेस का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि सर्किट के पास कोई भी रियल पावर नहीं है ना। वॉटलेस का मतलब यहाँ पे पावरलेस है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि आपका यहाँ पे एक्चुअल में जो सर्किट है वो कोई पावर कंज्यूम नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह है कि सर्किट कोई पावर कंज्यूम नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि जो आपकी एवरेज पावर है सर्किट की वो कितनी है? वो आपकी 0 है। ठीक है, तो एवरेज पावर क्या है यहाँ पे? तो आपको यहाँ पे 0 है कंप्लीट साइकिल में, है ना। एक साइकिल आपका एसी के चल रहा है तो इसमें एवरेज पावर क्या रहेगी? 0 रहेगी। तो अगर मैंने यहाँ पे वोल्टलेस करंट का निकालना है तो उसको इसके लिए निकालते हैं आपका यहाँ पे वी आर एम एस आई आर एम एस एंड देन आपका कोस ऑफ फाई इज द आपका यहाँ पे जो इसके बीच में आपका यहाँ पे फेज डिफरेंस देखने को मिलता है ना। और यहाँ पे आपसे बोला गया है कि आपका जो वोल्टलेस करंट है वो मैक्सिमम कब होगा? अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम कब होगा? जब आपका यहाँ पे 0 वैल्यू होगी तभी मैक्सिमम होगा ना। अभी तो मैंने बताया कि पावरलेस होता है, एवरेज पावर आपका यहाँ पे कंप्लीट साइकिल में 0 होती है। तो जब 0 करना है इसको तो कोस की वैल्यू 0 कब होती है? जब आपका यहाँ पे एंगल होगा 90 डिग्री, तभी तो ये वैल्यू 0 होगी, अदरवाइज 0 नहीं हो पाएगी। तो ये कब 0 होगा? जब रेजिस्टर एंड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज when the circuit contains only a capacitor or only an inductor। और बोला गया कि when inductor and capacitor are parallel, और जब आपका यहाँ पे consist of आपका resistor alone। देखो जब कभी भी हम यहाँ पे सर्किट में या तो अकेला कैपेसिटर होगा या तो यहाँ पे अकेला यहाँ पे क्या होगा? इंडक्टर होगा। उस केस में यहाँ पे जो एंगल देखने को मिलता है फाई का वो यहाँ पे 90 डिग्री देखने को मिलता है, क्योंकि एक दूसरे से 90 डिग्री से लैग बिहाइंड करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, जिसकी वजह से आपको जो पावर है एवरेज पावर 0 देखने को मिलेगी। तो याद रखना यहाँ पे मैक्सिमम करंट आपका यहाँ पे ये क्या बोला गया? मैक्सिमम वोल्टलेस करंट किसी एसी सर्किट में तभी देखने को मिलेगा जब उसमें या तो अकेला कैपेसिटर लगा होगा या तो आपका अकेला इंडक्टर लगा होगा। तो इसलिए आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया था यहाँ पे कि 2 सेल्स हैं, ठीक है। फिर से आपसे 2 सेल्स बोला गया यहाँ पे, ठीक है। एक की आपका EMF 2 वोल्ट है, दूसरे की EMF यहाँ पे 4 वोल्ट है। इनका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको रिस्पेक्टिवली 1 ओम एंड 2 ओम दिया गया है। इनको फिर से पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। फिर से आपसे पूछा गया था बताओ जी इसकी इक्विवेलेंट EMF कितनी हो जाएगी, है ना। अब देखो यहाँ पे इक्विवेलेंट EMF इन V, तो V का मतलब यहाँ पे वोल्ट में, EMF की यूनिट मैंने पहले बताया था कि वोल्ट आपको यहाँ पे EMF की यूनिट देखने को मिलते हैं। तो देखो फिर से वही क्वेश्चन था कि मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे 2 से, प्लस 4 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 से और यहाँ पे कर दूंगा 1 + 2 मतलब 1 + 2। तो 2 + 2 2 × 2 4 आ जाता है और 4 + 4 यहाँ पे 8 आ जाएगा, नीचे 3 तो ये हो जाएगा 8/3। 8/3 को करूंगा यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। 2 पॉइंट समथिंग कहाँ दिख रहा है? तो 2 पॉइंट यहाँ पे समथिंग दैट इज आपका 2.67 वोल्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस पे इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं तो हो सकता है अगली बार कोई और टॉपिक पूछ ले जाए। तो आपने जो टॉपिक पढ़ना है उसका फॉर्मूला तो आपको यहाँ पे जबरदस्त तरीके से पता होना चाहिए, भूलना नहीं है फॉर्मूला, और साथ में उसके पीछे की थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया कि इन द AC सर्किट, ठीक है, व्हेन द फेजर्स आर when phasors are represented using the sine function the instantaneous value of the voltage and current are given by। बोला गया जब फेजर्स को यहाँ पे करते हैं हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं साइन वैल्यू से। तो आपने देखा होगा यहाँ पे जब आप LC सर्किट पढ़ते हो ना तो यहाँ पे आपको इस तरह से एक फेजर डायग्राम देखने को मिलती है। यहाँ पे फाई इज द एंगल देखने को मिलता है। इस तरह से आप यहाँ पे फेजर डायग्राम पढ़ते थे। यहाँ पे आपका करंट रहता है, यहाँ पे आपकी वोल्टेज रहती है। इस तरह से फेजर डायग्राम आपको देखने को मिलती है। तो देखो जो फेजर डायग्राम है अगर मैं आपसे बोलूं तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है रिलेशन बिटवीन द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। दिख रहा है आपको यहाँ पे? तो फेजर डायग्राम में आपको एक रिलेशन देखने को मिलता है करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बीच में क्या रिलेशन है वो बताता है आपका फेजर डायग्राम। आपसे बोला गया कि जो फेजर है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया साइन फंक्शन के द्वारा। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू आपका वोल्टेज एंड करंट की वो कौन देगा? यहाँ पे ये जो वैल्यू है बोला गया कि क्या ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस देगी वैल्यू, है ना। बोला गया यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड वैल्यू देगा या फिर आपका जो प्रोजेक्शन है वर्टिकल एक्सिस पे वो वैल्यू देगा या फिर आपका टेंजेंट टू द सर्कल वैल्यू देगा। तो देखो जब कभी साइन फंक्शन की बात करते हैं तो वो आपका यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो प्रोजेक्शंस होती है ना वर्टिकल एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो उसके ऊपर ही आपको यहाँ पे क्या देता है? आपका वैल्यू देगा आपको यहाँ पे इंस्टेंटेनियस किसकी? वोल्टेज की और यहाँ पे करंट की। तो फेजर्स आप हम जब पढ़ेंगे LC सर्किट में, जब हम फेजर्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहां पे देखेंगे कि जो आपका वर्टिकल एक्सिस होती है ना यहाँ पे, तो यही आपका यहाँ पे वैल्यू देती है किसकी? साइन फंक्शन की। हॉरिजॉन्टल एक्सिस यहाँ पे कोस फंक्शन की जो वैल्यू है वो प्रोवाइड करती है। तो ये आपने ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला गया था विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन द गामा रेज फ्रॉम द एक्स रेज।
अब आपसे यहाँ पे क्या बोला गया कि गामा रेज और एक्स रेज में क्या डिफरेंस है। मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ाया था पिछली क्लास में, फिर से उसको रिवाइज कर देता हूँ, जिसमें हम क्या बोलते हैं आपका यहाँ पे कि आपका रेडियो, फिर मैंने यहाँ लिखा था मिर्ची, फिर मैंने बोला था यहाँ पे आई लव में, मैंने बोला था लव में हमने ना लव में एल, यहाँ पे एल यू वी नहीं एल वी करना है ना, आई लव है ना, तो लव में वी और यहाँ पे यू से हम यू यहाँ लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे लाता है एक्स रेज, फिर यहाँ पे आता है आपका गामा रेज। ये आपको देखने को मिलता है यहाँ पे ना, ये आपका ट्रिक है। तो ये रेडियो वेव्स है, ये माइक्रोवेव्स है, ये आपका इंफ्रारेड रेज है, ये आपका विजुअल रेज है, ये आपका अल्ट्रावायलेट रेज है, एक्स रेज है, और यहाँ पे गामा रेज है ना, ये हमने देख लिया। तो ये आपका जो स्तर है, ठीक है, ये जो आपका यहाँ पे इसको अरेंज किया गया है, ये कैसे लेवल में किया गया है, ये आपका इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में किया गया है। अगला देखो बोला कि डिस्टिंग्विश कौन करता है गामा रेज को एक्स रेज से। पहले बोला गया कि दोनों ओरिजिनेट होती है, गामा रेज ओरिजिनेट होती है न्यूक्लियर ट्रांजिशन से, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो ट्रांजिशन होती है उसकी वजह से गामा रेज ओरिजिन होती हैं, जबकि एक्स रेज बोला गया इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है। चलो इसके बारे में देख लेते हैं, आगे बढ़ेंगे। बोला गया कि बोथ हैव द सेम ओरिजिन बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है ना, लेकिन ओरिजिन बोलते दोनों का सेम है, लेकिन फ्रीक्वेंसी दोनों की अलग अलग हो सकती है। देखो ये भी एक तरह से है ना, अगर फ्रीक्वेंसी दोनों की अलग अलग ही है। आगे बोला गया कि एक्स रेज आर ऑलवेज मोर पेनिट्रेटिंग देन द गामा रेज। अब देखो अगर मैं यहाँ से इसे बात करता हूँ है ना, जो हमने ये ट्रिक बनाई है, तो इसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे गामा रेज ये है एक्स रेज, ये है गामा रेज। एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी कम है, गामा रेज की ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि गामा रेज ज्यादा पेनिट्रेटिंग है, तो ये उल्टा लिखती है और इसलिए गलत हो गया। आगे बोला गया एक्स रेज हैव शॉर्टर वेवलेंथ देन गामा रेज। अब देखो एक्स रेज आगे, गामा रेज पीछे है, गामा रेज सबसे लास्ट में है, तो यहाँ पे मतलब इसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, इसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, तो यहाँ पे भी उल्टा लिख दिया गया है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 में से कौन सा राइट आंसर हो सकता है। देखो यहाँ पे जो पहली स्टेटमेंट लिखी हुई है ना, वो बिल्कुल सही है कि दैट इज आपका जो गामा रेज है, इनका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो न्यूक्लियर ट्रांजिशन से आपका यहाँ पे इनका न्यूक्लियस के अंदर जो ट्रांजिशन होते हैं, न्यूक्लियर ट्रांजिशन होती है, उनकी वजह से इनका ओरिजिन होता है। जबकि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है उनकी वजह से आपका यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, एक्स रेज का ओरिजिन देखने को मिलता है। और यहाँ पे इनका जो ओरिजिन है वो सेम नहीं है, ठीक है, एक्स रेज का ओरिजिन अलग तरीके से हो रखा है और यहाँ पे गामा रेज अलग तरीके से ओरिजिनेट होती है। इनका यहाँ पे न्यूक्लियर ट्रांजिशन ओरिजिन होता है और यहाँ पे एक्स रेज का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से ओरिजिन देखने को मिलता है, इसलिए आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो आपको यहाँ पे क्या आपसे रिक्वायरमेंट है कि आपको जो जो डिफरेंट रेज हैं, वेव्स हैं, उनका ओरिजिन पता होना चाहिए कि उनका ओरिजिन कहाँ से हो रखा है, कि उनका ओरिजिन के अलावा क्या क्या डिफरेंशिएशन है, क्या उनके एप्लीकेशंस है, क्या उनका यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का स्तर है, क्या उनका यहाँ पे वेवलेंथ का लेवल है, कहाँ पे इंक्रीजिंग है, कहाँ पे डिक्रीजिंग है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपके एग्जाम की रिक्वायरमेंट है ना, ये तो आपसे एग्जामिनर पूछेगा ही पूछेगा। अब जैसे अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि टू क्रिएट ए पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक है ना, एक होता है इंट्रिंसिक, एक होता है एक्सट्रिंसिक। अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे इंट्रिंसिक, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर सेमीकंडक्टर है ना, इसका मतलब होता है प्योर। तो जब यहाँ पे अगर मैं प्योर की बात करूंगा तो प्योर का मतलब होता है यहाँ पे कोई भी डोपिंग नहीं होती है। क्या होता है, कोई भी डोपिंग नहीं होती है। डोपिंग का मतलब यहाँ पे कोई भी आपका इंप्योरिटी नहीं होगी है ना, क्या है, कोई भी आपका यहाँ पे इंप्योरिटी नहीं देखने को मिलेगी। और जो आपका यहाँ पे ट्रांसफर होता है किसका करा यहाँ पे चार्जेस का, वो किसकी वजह से होता है, वो इंप्योरिटी की वजह से ही होता है। तो आपसे बोला गया कि अगर हमने यहाँ पे पी टाइप का मतलब यहाँ पे होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या होते हैं, आपके होल्स होते हैं, पी से आपने याद है ना पॉजिटिव, और पॉजिटिव में क्या होगा, यहाँ पे आपके 3 जगह से अगर 4 जगह फिल करनी है वाली ना, 4 जगह फिल करनी है, 3 में तो आपका इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और 1 जगह बच जाएगी, तो ये क्या बचा, इसको बोलते हैं होल। तो यहाँ पे एक होल बच जाता है यहाँ पे जब आपका पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा। एक्सट्रिंसिक मतलब होगा जहां पे डोपिंग की होगी, जहां पे इंप्योरिटी डाली होगी। तो बोला गया कि जब हमने यहाँ पे पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाना है, किससे, जर्मेनियम से, तो बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स शुड बी एडेड एज ए डोपेंट। तो यहाँ पे डोपिंग के रूप में मैं कौन सा एलिमेंट ऐड करूंगा, तो यहाँ पे बिस्मथ ऐड करेंगे, नाइट्रोजन, आर्सेनिक या जर्मेनियम, ठीक है। तो हम देखो वैसे तो कैसा किसका ऐड करते हैं, हम जर्मेनियम और यहाँ पे आर्सेनिक का बेसिकली यूज करते हैं, गैलियम का ना, जर्मेनियम तो बनाना है हमें, गैलियम और आर्सेनिक में से कोई यूज करना है। देखो जब मैं अब देखूंगा मैं कौन सा यूज करूंगा, अब देखो पी टाइप बनाना है तो मेरे को कुछ ऐसा ऐड करना पड़ेगा जिसमें आपका यहाँ पे देखो जर्मेनियम में क्या होते हैं, 4 जगह खाली होती हैं, तो मेरे को पॉजिटिव बनाना है, तो मेरे को यहाँ पे 3 जगह फिल करनी है और 1 जगह यहाँ पे खाली छोड़नी है। तो मैं यहाँ पे कौन सी इंप्योरिटी डालूंगा, मैं यहाँ पे ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी को डालूंगा। अब देखो ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे जो गैलियम है वो ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी को यहाँ पे
शो करता है। मतलब इसमें आपका यहाँ पे क्या होता है, 3 आपके यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि कौन से एल्यूमिनियम फैमिली से आता है, तो आपने देखा होगा बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो ये बोरोन फैमिली से बिलोंग करता है। अब आपको पता है कि एल्यूमिनियम का मैं बोरोन की बात करूं तो यहाँ एल्यूमिनियम की बात कर लेता हूं। एटॉमिक नंबर होता है इसका 5, इसका एटॉमिक नंबर होता है 13, तो यहाँ पे 2 और 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2, 8 और 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैसे यहाँ का गैलियम में कितने होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जर्मेनियम में, क्योंकि 4 फ्री स्पेसिस है तो 3 तो इलेक्ट्रॉन फिल कर लेंगे, एक यहाँ पे क्या बच जाएगा, खाली बच जाएगा। और ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा होल, है ना, ये क्या बनाएगा, होल बनाएगा। और होल जहां बनता है वो कौन सा होता है, वो आपका यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर की फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना था कि पी टाइप बन रहा है, तो पी टाइप के लिए मैं यहाँ पे ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डालूंगा। अगर आपसे बोल दिया जाता कि यहाँ पे एन टाइप बनाना है ना, आपको यहाँ पे एन टाइप बनाना है, तो हम डालते यहाँ पे कि 4 स्पेसिस है, यहाँ पे 4 स्पेसिस है, सभी में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक आ जाएगा और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे उछलेगा, ये कभी यहाँ पे जाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, जब यहाँ पे जाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, जब यहाँ पे जाएगा ये एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर हमेशा निकलता रहेगा, और उसकी वजह से आपका जो चार्ज है वो यहाँ पे ट्रांसफर होता रहेगा। तो उसको बोलते हैं आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। और इसमें हम जो इंप्योरिटी डालते हैं उसको बोलते हैं पेंटावेलेंट। क्या बोलते हैं, आपका पेंटावेलेंट इंप्योरिटी वहां पे आपको देखने को मिलती है। जैसे आपका यहाँ पे ट्राइवेलेंट थी तो वहां पे आपको पेंटावेलेंट इंप्योरिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो सिंपल क्वेश्चन था यहाँ पे कि आपसे यहाँ पे बेसिक पूछा गया था, तभी मैं बोलता हूँ बेसिक्स आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया कि इन द सर्किट डायग्राम ऑफ द फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर ना, तो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है एक आपका, बोला गया जो लोड रजिस्टर है ना, जो लोड होता है, ये दिख रहा है आपको लोड यहाँ पे, जो आपका यहाँ पे इन द एंड दिख रहा है ना, जो आपका यहाँ पे आउटपुट पे दिख रहा है लोड, है ना। तो बोला गया कि ये कहाँ पे कनेक्ट किया जाता है। पहले तो आपने याद है ना कि फुल वेव, पहले तो रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर क्या होता है, ये आपका यहाँ पे क्या करता है, आपका यहाँ पे रेक्टिफिकेशन करता है ना, ये क्या करता है आपका यहाँ पे रेक्टिफिकेशन करता है। मतलब जो रेक्टिफायर है वो क्या करता है, वो यहाँ पे एसी को यहाँ पे डीसी में कन्वर्ट करता है ना। रेक्टिफायर का काम क्या होता है, यहाँ पे एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो ये एसी सप्लाई आ रही है, यहाँ पे इसको डीसी में कन्वर्ट करेगा, उसको बोलते हैं यहाँ पे रेक्टिफायर। एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। जो हाफ एसी को हाफ डीसी, मतलब हाफ ही एसी को कन्वर्ट करवा डीसी में, उसको हाफ वेव बोलते हैं। जो फुल एसी को साइकिल को, मतलब ये फुल एसी साइकिल है एक वाला, इसको पूरे को यहाँ पे किस में चेंज कर रहा है, डीसी में चेंज कर रहा है, इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। तो यहाँ पे आपसे बोला गया था कि जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है और वो कौन सा ब्रिज रेक्टिफायर है, उसमें लोड कहाँ जुड़ा होता है, एसी इनपुट सप्लाई में, क्या यहाँ पे जुड़ा होगा यहाँ पे लोड, देखो इनपुट में तो नहीं होगा, लोड हमेशा एग्जिट पे होता है ना, आउटपुट पे होता है, तो ये तो गलत हो सकता है। ट्रांसफॉर्मर यहाँ पे प्राइमरी कॉइल में, ये है प्राइमरी कॉइल ट्रांसफॉर्मर की, तो यहाँ पे भी नहीं जुड़ा होगा। एक डायोड में जुड़ा होगा, ये सारे डायोड जुड़े होते हैं ना, ये सारे डायोड है, तो बोला कि किसी डायोड में जुड़ा होगा, तो यहाँ पे भी नहीं है। और डायगोनल ऑफ द डायोड ब्रिज, तो ये देखो डायगोनल ये होता है ना, एंड टू एंड जो मिलते हैं इनको डायगोनल बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका डायगोनल पे क्या होता है, डायोड जुड़ा होता है, ये आपका जो लोड रेजिस्टेंस है वो जुड़ा होता है। अब आपको यहाँ से क्या समझ आया कि आपको जो सर्किट बनाने हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे बाद में हम यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स को पढ़ेंगे, हम यहाँ पे जेबीटी को पढ़ेंगे, है ना, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को पढ़ेंगे, एम्पलीफायर को पढ़ेंगे, कॉमन बेस पढ़ेंगे, कॉमन एमीटर पढ़ेंगे, एम्पलीफायर एज ए स्विच पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको सर्किट डायग्राम के बारे में पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन कौन सी चीज लग रही है। आपसे वो भी पूछा जा रहा है, क्योंकि आपको जब टीचर बनोगे आप, तो आपको वहां पे क्या करना है, आपको वहां पे डायग्राम भी तो समझानी है ना, कि ये डायग्राम में हो क्या रहा है, कहां से करंट जा रहा है, ये डायोड क्या कर रहे हैं, इसमें पी कौन सा, इसमें एन कौन सा है, तभी पता होगा जब आपने यहाँ पे खुद पढ़ा होगा। इसलिए आपसे यहाँ पे डायग्राम के बारे में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये आपने दिमाग में रखना, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। इस तरह से जब हम प्रीवियस बाकी जो पिछले साल के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया यहाँ पे कि हमने कंसीडर सैटेलाइट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है, हमने एक सैटेलाइट बोला गया है। अब सैटेलाइट है आपका यहाँ पे, मतलब ये आपका सपोज करो ये अर्थ है, तो कोई सैटेलाइट सपोज करो यहाँ पे सैटेलाइट है ना, तो बोला गया सैटेलाइट क्या है आपका यहाँ पे अर्थ के सेंटर से, जैसे आपका ये अर्थ के सेंटर से ये जो डिस्टेंस, अगर मैं इसको आर ई बोलता हूँ, सैटेलाइट आपका यहाँ पे एच डिस्टेंस के ऊपर है, तो ये हो गया आपका आर ई प्लस एच, है ना। बस ऐसे पता होना चाहिए आपको, कोई बनना कैसे आपका। तो बोला गया कि आर ई आपका यहाँ पे रेडियस ऑफ द अर्थ है, और आपका यहाँ पे एम स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ द सैटेलाइट है, और आपका कैपिटल एम क्या है, यहाँ पे मास ऑफ द अर्थ है। बोला गया कि आपसे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग, जो आपका यहाँ पे करेक्ट फॉर्मूला है, अगर आपने ऑर्बिटल स्पीड को, ये जो मूव कर रहा है इसकी स्पीड कितनी है ना, ये सैटेलाइट मूव करेगा, इसकी कोई स्पीड होगी, तो इसकी स्पीड को निकालने के लिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे आपको इतना पता होना चाहिए कि जब कभी भी यहाँ पे सैटेलाइट मूव कर रहा होगा, सैटेलाइट जब मूव कर रहा होगा, सर्कल में मूव कर रहा है, तो कौन कौन सी फोर्सेज यहाँ पे इस पे एक्ट कर रही है। एक तो इस पे फोर्स एक्ट करेगी यहाँ पे
सेंट्रीपिटल फोर्स, जब कोई चीज सेंटर में, जब कोई सर्कल में मूव करती है उसमें कौन सी फोर्स लगती है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है, ठीक है। और दूसरी यहाँ पे कौन सी फोर्स लग रही होगी, अब देखो यहाँ पे ये इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, यहाँ पे सैटेलाइट, अगर कोई चीज किसके इर्द गिर्द घूम रही होगी मतलब उसने चीज को पकड़ रखा है, मतलब यहाँ पे एक फोर्स यहाँ पे धरती लगा रही है सैटेलाइट के ऊपर, जिसकी वजह से सैटेलाइट यहाँ पे घूमता रहता है, कभी यहाँ पे नहीं जाता या किसी और दूर जगह पे नहीं चला जाता, वो उसी जगह पे रहता है। इसका मतलब है अर्थ उसको यहाँ पे अपनी तरफ खींच रही है सैटेलाइट को, तो वो कौन सी फोर्स लगाएगी, वो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी। तो दो फोर्सेस यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं। इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे बोलूंगा कि जो फोर्स है यहाँ पे, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो यहाँ पे क्या होती है, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है यहाँ पे, एक तो यहाँ पे आपका जो भी आपका यहाँ पे मास है ना, जो भी आपका यहाँ पे पर्टिकुलर मास है अर्थ का या फिर आपका यहाँ मास सैटेलाइट का, इस पे डिपेंड करती है। दूसरा यहाँ पे उसके स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। तो जब मैं इसको यहाँ पे ओपन करूंगा तो यहाँ पे आंसर आएगा F इज इक्वल टू यहाँ पे G स्मॉल m कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। और वैसे यहाँ पे जब मैं इसको सेंटीमीटर फोर्स करूंगा तो वो क्या होता है, वो होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब दोनों ही फोर्सेज है, दोनों को मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इक्वेट कर दूंगा। तो यहाँ पे कर देंगे हम यहाँ पे एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू यहाँ पे जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो ये आर से आर कट गया, ये स्मॉल एम से स्मॉल एम कट गया, तो यहाँ पे जो वी स्क्वायर की वैल्यू आई है वो कितनी आई है आपकी जी एम अपॉन आर। अब ये आर क्या है, ये आर आपका ये डिस्टेंस वाला आर है, तो मैं इस आर को यहाँ पे चेंज कर दूंगा तो वी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे आपका जी एम अपॉन आपका यहाँ पे आर ई प्लस एच। और इसको जब हम रूट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट आ जाएगा, तो बनेगा जी एम अपॉन आर ई प्लस एच। कहाँ पे है, तो जी एम अपॉन आर ई प्लस एच दिख रहा है यहाँ पे। तो दिस इज द यहाँ पे ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। तो सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था कि सैटेलाइट जब घूम रही है यहाँ पे इर्द गिर्द यहाँ पे अर्थ के, तो बताओ जो इस पे कितनी यहाँ पे क्या उस पे ऑर्बिटल स्पीड है। तो हमने बोला कि सेंटीमीटर फोर्स लग रही है, दूसरा यहाँ पे अर्थ खींच रही है अपनी तरफ, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रही होगी। तो हमने यहाँ पे दोनों फोर्सेज निकाली और हमने बोला कि दोनों फोर्सेज यहाँ पे कैसी होंगी, है ना, सेंटीमीटर फोर्स भी और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वेट करेंगे, दोनों के फोर्सेज है यहाँ पे ना, ये फोर्स है ये फोर्स है, तो इन दोनों को मैं इक्वेट कर दूंगा, तब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाएगी, जो कि यहाँ पे जीएम अपॉन रूट आर, यहाँ पे आर ई प्लस एच है। ठीक है, चलो अगला भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या पूछा गया था, बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सीई, जिसको बोलते हैं कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर, है ना, इज यूज्ड फॉर द एम्पलीफिकेशन। तो बोला जा रहा है कि अगर हमने एम्पलीफाई करना चीजों को ना, मेरे को ये वेव इतनी छोटी सी वेव है, मेरे को इसको ऐसे करना है ना, बड़ी बनाना है वेव को ना, तो इसको मेरे को एम्पलीफाई करना, तो मैं बोला गया कि मतलब कौन से रीजन में मैं एम्पलीफाई कर पाऊंगा, ये बोला गया यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सीई ट्रांजिस्टर इज यूज्ड फॉर एम्पलीफिकेशन। एक्टिव रीजन है, कट ऑफ रीजन है, सैचुरेशन रीजन है, या फिर ब्रेक डाउन रीजन है। अब देखो यहाँ पे आपको ये नीचे वाला रीजन कट ऑफ रीजन देखने को मिलेगा। कट ऑफ रीजन में तो देखो काम ही नहीं करेगा, कट ऑफ हो गया, इसका मतलब है यहाँ पे वो तो काम ही नहीं कर पाएगा, तो एम्पलीफाई तो नहीं कर पाएगा। ये आपको यहाँ पे सैचुरेशन रीजन देखने को मिल रहा है, दिख रहा है यहाँ पे, ये कौन सा रीजन है यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे सैचुरेशन रीजन देखने को मिल रहा है, ये वाला रीजन जो ये वाला ना, और ये आपका ये जो आपका ये रीजन है ये वाला ना, सैचुरेशन रीजन के राइट साइड पे और कट ऑफ के यहाँ पे अप साइड पे, ये सारा होता है यहाँ पे एक्टिव रीजन, है ना। और ये जो आपका यहाँ पे पर्टिकुलर एम्पलीफिकेशन होती है वो कहाँ पे होती है, वो एक्टिव रीजन में ही होती है। तो हम यहाँ पे जब सीई की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे ना, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को, तो वहां पे देखेंगे कि आपका यहाँ पे एक्टिव रीजन में क्या होता है, एप्लीकेशन होती है, जो आपका यहाँ पे पर्टिकुलर ये रीजन रहता है, कट ऑफ रीजन रहता है, तो इसमें आपको यहाँ पे पर्टिकुलर कुछ यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा ना, आई बी आपका इसके नीचे यहाँ पे क्या होगा, जो आपका बेस करंट होगा वो जीरो देखने को मिलेगा ना। और कट ऑफ रीजन में आपका यहाँ पे एम्पलीफिकेशन होगी, और यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो रीजन होता है इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको यहाँ पे हम बोल देते हैं सैचुरेशन रीजन। ये पर्टिकुलर रीजन यहाँ पे क्या होता है, सैचुरेशन रीजन। देखो तभी तो यहाँ पे आपको एक सिंगल लाइन देखने को मिल रही है, यहीं से आपको यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस रीजन के ऊपर ही क्या होगा, करंट ट्रांसफर देखने को मिलेगा, अदरवाइज कांस्टेंट यहाँ पे करंट रहेगा। तो ये हम सभी चीजें यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं जब हम यहाँ पे इसको पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये ऐसा टॉपिक है जब हम पूरी डायग्राम बनाएंगे, फिर उसको यहाँ पे एक एक चीज को यहाँ पे अच्छे से देखेंगे कि बेस करंट जब जीरो होगा, जब बेस करंट थोड़ा बढ़ेगा तो उसकी वजह से आपका क्या फर्क पड़ेगा सर्किट के ऊपर, है ना। तो वहां से हमें ज्यादा क्लैरिटी आएगी, लेकिन आपने याद रखना है कि एम्पलीफिकेशन कहाँ पे होती है, एक्टिव रीजन में होती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया किसके ऊपर, आपका स्केप वेलोसिटी के ऊपर, ना, स्केप वेलोसिटी पे ही है ना। बोला गया बेटा व्हाट इज द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ्स ग्रेविटेशन फील्ड इज गिवन बाय। तो बोला जा रहा है कि यहाँ पे अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से अगर बाहर निकलना है ना, तो यहाँ पे मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो देखो इसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। अगर मैं अर्थ की ग्रेविटी को पार करना चाहता हूँ तो एस्केप वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, तो होती है 11.2
किलोमीटर पर सेकंड। अगर कोई पर्सन यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो इतनी स्पीड यहाँ पे एक्वायर कर लेता है ना 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, तब वो यहाँ पे क्या कर सकता है, यहाँ पे इजिली अर्थ की ग्रेविटी को यहाँ पे स्केप कर सकता है, उसको बोलते हैं स्केप वेलोसिटी। अब अगर हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि हमें यहाँ पे स्केप वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकलना है। तो अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकलने के लिए मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए होगी, मेरे को यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी चाहिए होगी, है ना, ये काइनेटिक एनर्जी चाहिए होगी, प्लस मेरे को यहाँ पे ग्रेविटी को भी तो पार करना है। तो मेरे को यहाँ पे जो अर्थ का यहाँ पे क्या है, तो मेरे को यहाँ पे जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है, मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी अर्थ की, उसको भी तो ओवरकम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी प्लस यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी इनिशियल, ठीक है, वो यहाँ पे क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ये फॉर्मूला का यूज करते हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस यहाँ पे आपका जो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है अर्थ की, है ना, उसको भी ओवरकम करना पड़ेगा, और वो किसके इक्वल होना चाहिए, फाइनल के इक्वल होना चाहिए। और मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ कि जो फाइनल वाली टर्म होती है वो यहाँ पे जीरो हो जाती है, क्योंकि जैसे ही अर्थ के बाहर निकलेंगे तो आपका हर चीज क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी ना, फील्ड से बाहर निकल के स्पेस में चलेगी, तो ये टर्म यहाँ पे हम जीरो कर देते हैं। फिर हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो होती है हाफ mv², दिस इज द फॉर्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी। और अगर मैं यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ अर्थ की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, तो उसका रिलेशन यहाँ पे क्या होता है, उसका रिलेशन होता है कैपिटल G, कैपिटल M, स्मॉल m, और यहाँ पे आपको R देखने को मिलता है, ठीक है, ये दिस इज द रिलेशन फॉर द यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका करेंगे आपका हाफ mv², दैट इज आपका यहाँ पे ve लिख लेते हैं, इसको यहाँ पे v लिख लेते हैं, और माइनस करेंगे आपका यहाँ पे g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r इज इक्वल टू 0। माइनस क्यों लगाया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैं ऑपोजिट जा रहा हूँ ना, ये माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि अब मैं यहाँ पे ये है ग्रेविटी, यहाँ ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, मैं जा रहा हूँ ऊपर की तरफ, तो नेगेटिव साइन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो बनेगा हाफ mv² इज इक्वल टू g अपॉन r, है ना। इसका काम खत्म हो गया, इसको हटाते हैं यहाँ से। दो रिलेशन मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, दो तरह से आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है ना, दो तरह से इसका रिलेशन आ सकता है। तो यहाँ पे हमें v निकालना है, तो स्मॉल m से स्मॉल m कट गया, v² इज इक्वल टू 2g कैपिटल M अपॉन r, है ना। तो v की वैल्यू तो एक तो यहाँ पे आ जाएगी √2g कैपिटल M अपॉन r, ये आ जाएगा। अगर मेरे को ये तो आपका मैंने लिख दिया ग्रेविटेशनल फील्ड की फॉर्म है ना, ये तो मैंने लिख दिया आपका जो आपका ग्रेविटेशनल फील्ड है। अगर मेरे को यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी की वैल्यू में लिखना हो तो स्मॉल जी और कैपिटल जी का रिलेशन पता होना चाहिए। अगर मेरे को यहाँ पे स्मॉल जी की वैल्यू पूछ लेगा, ये तो यहाँ पे चलो आंसर ये वाला आ गया ना, स्मॉल आर आएगा यहाँ पे, या कैपिटल आर लिख सकते हैं यहाँ पे, चलो ये तो हमारा ये रिलेशन आ गया एक। तो अगर मेरे को यहाँ पे सपोज करो स्मॉल आर की फॉर्म में पूछ लिया जाता तो उसमें क्या आता है, यहाँ पे अर्थ का स्केप वेलोसिटी की क्या आपका यहाँ पे वैल्यू आती, तो मेरे को यहाँ पे स्मॉल जी की फॉर्म में लिखना है इसको यहाँ पे। तो देखो आपको पता है कि एक तो यहाँ पे जो फोर्स होती है वो यहाँ पे हम लिखते हैं F इक्वल mg, है ना, ये हमें लिखते हैं फोर्स इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल mg होता है। और वैसे अगर मैं लिखना फोर्स इक्वल टू तो वो एक ये भी होता है G अपॉन यहाँ पे r²। तो जब मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो बनेगा आपका mg इज इक्वल टू आपका G अपॉन यहाँ पे r², ठीक है, ये G से m कट जाएगा, तो स्मॉल जी किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे G अपॉन यहाँ पे r², और कैपिटल M किसके इक्वल, कैपिटल G किसके इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा G अपॉन यहाँ पे कैपिटल M, है ना, ये आ जाएगा यहाँ पे। अब स्मॉल कैपिटल जी की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, ये स्मॉल जी r² अपॉन यहाँ पे कैपिटल M, और यहाँ पे ऊपर m आ जाएगा, ठीक है, बाकी तो सारा सही है ना, और नीचे यहाँ पे r आ जाएगा, ये r² से r² कट जाएगा, m से m कट जाएगा, तो आपको यहाँ पे v की वैल्यू क्या देखने मिलेगी, √2 स्मॉल जी r देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे ये दोनों ही वैल्यू है स्केप वेलोसिटी की, कि अगर आपको यहाँ पे कैपिटल G की फॉर्म में लिखना है, ग्रेविटेशनल यहाँ पे कांस्टेंट की फॉर्म में लिखना है, तो आपको यहाँ पे इस रूट कैपिटल G m अपॉन r रहेगा। अगर आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे √2g r देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ये दो रिलेशन है, यहाँ से कोई किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, किसी तरह से भी आपसे आ सकता है क्वेश्चन कि अगर आपको ये वैल्यू दी हुई हो तो आपने ग्रेविटेशनल फील्ड आपके जो आपकी वेलोसिटी है, आपकी स्केप वेलोसिटी, वो इस फॉर्मूले से निकालनी है। अगर आपको स्मॉल जी और आर दिया हुआ है तो आपने इस तरह से निकालना है। तो वहां पे डिसाइड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द यहाँ पे आपका क्वेश्चन कि आपको यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। होप करता हूँ ये चीज समझ आई होगी, स्केप वेलोसिटी समझ आई होगी कि अगर स्केप करना है तो मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, किनेटिक एनर्जी चाहिए होगी, और मेरे को ओवरकम करना पड़ेगा किसको, अर्थ की यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को, तभी मैं यहाँ पे धरती से बाहर निकल पाऊंगा, तभी तो यहाँ पे स्केप हो पाएगा। चलो आज का यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन करते हैं ये वाला।
फिर आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए, एंड देन फिर हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और मेरे को बताना है यहाँ पे जेन्युइनली सेशन लगाने मजा आ रहा कि नहीं आ रहा, चीजें समझ आ रही कि नहीं आ रही है ना, ये आपने मेरे को फीडबैक जरूर देना है, क्योंकि आपसे ही हम है ना। अगर आपको यहाँ पे चीजें अच्छी लग रही है तो बताना है, अगर नहीं अच्छी लग रही है तब भी बताना है, इंप्रूव करके आपके सामने जरूर आया जाएगा, ठीक है। चलो, बोला गया इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विजिबल लाइट एंड आपसे ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए है कि आपने बताना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो विजुअल लाइट है ना वो कहाँ पे फॉल करती है। अब तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी बता दिया आपको, तो मेरे को चाहिए कि इस क्वेश्चन को आपने यहाँ पे आंसर करना है ना, ये क्वेश्चन आपने जरूर आंसर करना है। ये होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि मैंने 2 बार इसकी ट्रिक बता दी है, तीसरी बार आपने इसकी ट्रिक भी लिखनी है कमेंट सेक्शन में और इसका आंसर भी करना है, ठीक है। और इसी से फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट सेशन में हमारे जो क्वेश्चन है उनको यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन यहाँ बचे हुए थे, इनको हमने करना था, लेकिन इनको हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि पढ़ना कैसे है ना। यहाँ इन क्वेश्चन को करने का यही उद्देश्य है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रही है, पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, किस लेवल तक पढ़ना है, ठीक है। तो अभी की वीडियो को अगर आपने पसंद कर दिया है, लाइक अगर आपने इसको यहाँ पे कर दिया बहुत बढ़िया बात है, नहीं किया हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल नया है सब्सक्राइब करना, यहाँ पे अपना प्यार जरूर दिखाना, ताकि हम इस तरह से आपके लिए वीडियोस को लेके आते रहे। तो हमारा चैनल नया है, ज्वाइन इसको जरूर कर लेना आपने। एंड इसके साथ ही पर्टिकुलर ये जो निम्बस करियर टीचिंग का ये जो पर्टिकुलर यहाँ पे हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, यहाँ पे पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, ताकि आपको यहाँ पे हमारी क्लासेस की जानकारी मिल जाएगी, कब हमारी क्लास शुरू होने वाली है। तो यहाँ पे आपने ज्वाइन कर लेना है, जो भी जानकारी आएगी सबसे पहले यही मिलेगी कि कोई भी नोटिफिकेशन आ रही है ना, कोई भी आपके लिए नया सर्कुलर निकल के आ रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपने ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल पे निम्बस करियर टीचिंग को, ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो सके, ठीक है। तो अभी की वीडियो के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।